नमस्ते दोस्तों। दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाओं में एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसे अब नजरअंदाज करना शायद मुश्किल होता जा रहा है, और वो है अपना भारत। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो शायद 3 सदी से ज्यादा वक्त बाद आखिरकार अपनी पूरी आर्थिक ताकत दिखाने वाली है। अभी जीडीपी के हिसाब से इंडिया 5वें नंबर पर है, लेकिन दशक खत्म होने तक इंडिया जर्मनी और जापान दोनों को पीछे छोड़कर टॉप 3 में पहुंचने वाला है। और इससे भी मजेदार बात यह है कि वहां से ये चीन और यहाँ तक कि अमेरिका जैसी ताकतों से भी मुकाबला करेगा। यानी 2023 में इंडिया ने आधिकारिक तौर पर चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बनने का खिताब तो हासिल कर ही लिया है। इसमें 21वीं सदी के मध्य तक भारत की ग्रोथ अच्छी रहने वाली है, जबकि चीन की तेजी से गिरावट आएगी और वो एक डेमोग्राफिक संकट में फंस जाएगा। और जब इसके साथ ये खबर जुड़ती है कि एप्पल जैसे बड़े ब्रांड इंडिया में अपने प्रोडक्शन प्लांट्स बढ़ा रहे हैं और खोल रहे हैं, तो ऐसा लगने लगता है कि मानो इंडिया अगला चीन बनेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में इसका मतलब क्या है? ऑनलाइन फोरम हो या सोशल मीडिया और अखबारों में ये बात छाई रहती है कि इंडिया अगला चीन होगा, लेकिन असली सवाल ये है कि कब और कैसे, न कि क्या। और यह सवाल सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्या भारत अगला चीन बनेगा या नहीं, ये समझना है तो हमें ये भी समझना जरूरी है कि चीन वहां तक कैसे पहुंचा जहां वो आज है, ताकि इससे हमें ये पता चल सके कि भारत वहां कैसे पहुंच सकता है। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो प्लीज़ हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहेगी। बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चीन और भारत आज जहां है वहां तक कैसे पहुंचे, आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें 60 के दशक में वापस जाना होगा, खासकर 1962 में, जो एक अहम साल था। चीन ने सोवियत संघ से अलगाव कर लिया था, जिसे सीओ सोवियत विभाजन कहा जाता है। और ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, दोनों देश कम्युनिस्ट थे, लेकिन इसका चीन के लिए बाद में बड़ा असर पड़ा। जैसे पुरानी कहावत में कहा जाता है, मेरे दुश्मन का दुश्मन यानी मेरा दोस्त होता है। और अमेरिका ने इसे कम्युनिस्ट देशों को तोड़ने और सोवियत संघ की ताकत कम करने का बड़ा मौका समझा। मगर इन्हें भी सही मौका मिलने तक 1979 तक इंतजार करना पड़ा, जो मौका तब आया जब चेयरमैन मा और खासकर एक नई चीनी सरकार ने चीन को पश्चिमी निवेश के लिए खोल दिया गया, जहां फ्री ट्रेड और एंटरप्राइज जोन बनाए गए, जिसमें पश्चिमी कंपनियां सस्ते मजदूरों का फायदा उठाने के लिए धड़ाधड़ घुस गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पश्चिमी फैक्ट्रीज भारत क्यों नहीं आई? आखिर भारत एक लोकतंत्र था, कम्युनिस्ट देश नहीं। इसकी वजह ये थी कि भारत एक अजीब तरह के मिश्रण पर चल रहा था, जो था सोवियत स्टाइल के 5 वर्षीय योजनाओं और एक पोस्ट कॉलोनियल कैपिटलिस्ट मार्केट के बीच। इस दौरान कुछ बड़ी सरकारी कंपनियों ने इसे सपोर्ट किया। चीन का सोवियत यूनियन के साथ एक गहरा रिश्ता था, जो जियोपॉलिटिक्स, सैन्य गठजोड़ और खाद्य कार्यक्रमों तक फैला था। लेकिन असल में इसका मतलब ये था कि कागजों पर चीन एक कम्युनिस्ट देश था, लेकिन आर्थिक हकीकत ये थी कि 80 और 90 के दशक में चीन ने पूंजीवादी विचारों को भारत से कहीं ज्यादा अपनाया था। आखिरकार चीन की अर्थव्यवस्था जल्दी पाइवट हो गई, उसकी मजदूरी व्यवस्था में गहरे सुधार हुए और उसकी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खुल गई। टैरिफ कम करना और विदेशी निवेश की नीतियों को जल्दी लागू करना, ये सब आर्थिक हलचल का मतलब था कि 1960 और 70 के दशकों में चीन की आर्थिक नीतियों की तबाही के बावजूद 1991 तक एक आम चीनी नागरिक अपने भारतीय समकक्ष से काफी अमीर था। इसका मतलब ये नहीं था कि 90 के दशक में भारत ने आर्थिक सुधार किए ही नहीं, लेकिन उन्होंने इसे आधे मन से किया होगा, शायद IMF के बचाव पैकेज की शर्तों को पूरा करने के लिए। जबकि चीन पूरी ताकत से आगे बढ़ा, जिसके कारण उनकी प्रति व्यक्ति जीडीपी में बड़ा अंतर आ गया। चीन आज की आर्थिक दौड़ में करीब $11,300 तक पहुंच गई है, जबकि भारत थोड़ा पीछे रह गया और यह लगभग $2,500 पर है, यानी 5 गुना फर्क है। सालों से चीन की सफलता की खूब चर्चा हुई और यह माना जाता है कि दुनिया की फैक्ट्री बनने का उसमें बड़ा रोल रहा है। चीन की औद्योगिक उत्पादन का हिस्सा 1/3 से ऊपर गया है, जबकि भारत का हिस्सा 3% से भी कम है, जो उसकी क्षमता के मुकाबले काफी कम है। ऐसे में भारत जैसे देश के लिए, जहां सैकड़ों मिलियन वर्ग की वर्कफोर्स है, सस्ते मजदूर जो कम से कम चीन से 3 गुना सस्ते हैं, तो फैसला साफ दिखता है।
अब पूरे भारत को बस दुनिया की अगली फैक्ट्री बनना है। और अरे हाँ, ये असल में भारत सरकार की आधिकारिक नीति का भी हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि सरकार प्लान कर रही है कि 2025 तक भारत का मैन्युफैक्चरिंग हिस्सा पूरे जीडीपी का 25% हो जाएगा। लेकिन असल में ये काम इतना आसान नहीं लग रहा, इसलिए जब 2022 में ये टारगेट पूरा नहीं हुआ तो इसे आगे बढ़ा दिया गया। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि असल में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा भारत की जीडीपी की तुलना में उल्टी दिशा में चली गई, जो कि पहले पॉलिसी इशू होने पर 15% की थी और 2022 में घटकर 13.3% हो गई, जो 1960 के दशक के बाद सबसे कम है। और जो बात और अजीब है वो है सब उस वक्त हुआ जब ग्लोबल सप्लाई चेन चीन से दूर हटने लगे थे। अब बात करते हैं अगले सवाल की, क्या चीन के पास भारत के मुकाबले क्या ज्यादा फायदा था? बड़ा फर्क ये है कि चीन के पास जो मैन्युफैक्चरिंग सुपर बनने का समय था, उस वक्त ये नौकरियां कहाँ से आ रही थी और पिछले 40 सालों से ये काम कहाँ से हट रहे हैं। चीन ने बड़ी हद तक ये नौकरियां और मार्केट शेयर उन अमीर विकसित देशों से लिए जहां मजदूरी की लागत और सामान बनाने का खर्च काफी ज्यादा था। और इतिहास में शायद पहली बार फ्री ट्रेड और इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म होना बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया। तो दूसरी तरफ भारत वैसे विकसित देशों से उतनी टक्कर नहीं लेगा, बल्कि वो वियतनाम, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे कम मजदूरों वाले देशों के साथ मुकाबला करेगा, जहां मुनाफे की मार्जिन बहुत ही कम और मुश्किल होते हैं। ये बताना भी जरूरी है कि फैक्ट्री ब्लॉक का एक बड़ा खिलाड़ी चीन अपने केंद्रीकृत राज्य समर्थित औद्योगिक आधार की वजह से अपने मार्केट शेयर को गिरने से रोकने में कहीं ज्यादा सक्षम और तैयार है, जबकि उच्च आय वाले देश जो पहले कई हिस्सों में बटे हुए थे वे ऐसा करने में कम सक्षम थे। भले ही भारत की सस्ती मजदूरी एक बड़ा फायदा क्यों न मिला हो, लेकिन आपको उस मजदूरी की उत्पादकता को भी ध्यान में रखना होगा। फिलहाल की स्थिति में चीनी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा मूल्य जोड़ता है। पूरे सप्लाई चेन के हिसाब से इसका मूल्य 5 गुना तक बढ़ जाता है। देखो, ये सिर्फ किसी एक पार्ट या चीज को सस्ता करने का मामला नहीं है, बल्कि पूरी सप्लाई चेन में कैसे सब कुछ एक साथ जुड़ता है ताकि आखिर में प्रोडक्ट बन सके। हर एक कामगार के स्तर पर देखे तो चीनी कामगार भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं और उनकी उम्र भी भारतीय कामगारों से लंबी होती है। ये दोनों बातें एक तरह से दिखती है कि दोनों देशों में नियोक्ताओं को कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि एप्पल ने नए इंडियन फैक्ट्री में खराबी की दर भी समझ में आती है। कारखानों की संख्या 50% तक बढ़ गई है, लेकिन ये तो हुई चीन के फायदे की बातें, जिसे यही खत्म करते हैं। अब थोड़ा पॉजिटिव नजरिए से देखें तो भारत क्या कर सकता है ये भी जानते हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर भारत मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनना चाहता है तो सबसे जरूरी काम होगा ज्यादा विदेशी निवेश को आकर्षित करना, ताकि फैक्ट्री, सड़कें और बड़े साइंस पार्क बन सके। लेकिन हैरानी की बात है कि भारत में विदेशी निवेश घट रहा है और 2024 में ये और भी कम होने की संभावना है। जीडीपी के हिसाब से भारत का एफडीआई इतिहास में सबसे कम स्तर पर पहुंचने वाला है। कई दशकों में ये स्तर कुछ झटका देने वाला है, खासकर इतने सारे बड़े नाम और हाई प्रोफाइल कंपनियां फैक्ट्री लगा रही है, तो ये पैसा असल में कहां से आ रहा है? आमतौर पर तो ऐसा माना जाता है कि ये पैसा अमेरिका, यूरोपियन यूनियन या फिर चीन जैसे देशों से आएगा, लेकिन नहीं। भारत में सबसे ज्यादा निवेश का स्रोत सिंगापुर है, उसके बाद आता है छोटा सा भारतीय द्वीप समूह मरियाना। ये ज्यादा भारत के लिए टैक्स स्ट्रेटेजी का नतीजा है, जो इन छोटे छोटे देशों में कंपनियां खोलना ज्यादा टैक्स के लिहाज से फायदेमंद बनाते हैं, बजाय सीधे बड़े आर्थिक खिलाड़ियों के। और ये बिल्कुल भी असली निवेश पैदा नहीं कर सकता। इसे देखकर आप समझ ही सकते हैं कि ये सीधा साधा निवेश का माहौल नहीं है। और ये तो बस एक उदाहरण है उन मुश्किलों का जो बिजनेस को झेलनी पड़ती है। जमीन खरीदने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए इतनी सारी फॉर्मेलिटीज होती है कि सैकड़ों सिग्नेचर, दर्जनों परमिट चाहिए, और ये प्रक्रिया कई दशक तक भी चल सकती है। जब आप बिजनेस करने वाले हिसाब से देश की रैंकिंग देखते हैं तो आपको ये मामला आसानी से समझ में आता है। तो ये 63वें नंबर पर है। ये विदेशी कंपनियों के लिए बड़ा नुकसान है, जिसे देश अपने दम पर ठीक कर सकता है। पर यह बाधाएं उन सेक्टर्स को भी प्रभावित करती है जिन्हें नेशन मेड इन इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चुना गया है। उदाहरण के तौर पर सरकार अपने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं से ज्यादा आयात शुल्क वसूलती है, जबकि उसे मुख्य प्रतिस्पर्धाओं की तुलना में ये शुल्क ज्यादा है।
भारत की सेकुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन की एक स्टडी में पाया गया कि भारत चीन या वियतनाम की तुलना में ज्यादा शुल्क लेता है। असल में वियतनाम एक बढ़िया उदाहरण है। 2000 भारत और वियतनाम दोनों ने लगभग बराबर डॉलर की इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट की थी। लेकिन क्या आपको पता है कि 2022 तक वियतनाम का एक्सपोर्ट वैल्यू 38 गुना बढ़ गया, जबकि भारत में कोई खास बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली। यहाँ तक कि कई बिजनेस निवेशक और शोधकर्ता इसे हानों के कम टैरिफ और कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह बताते हैं, जिनकी वजह से ये उनकी फैक्ट्रियों के इनपुट्स कॉस्ट कम होते हैं और वो ग्लोबल मार्केट में मुकाबला कर पाते हैं। सही बात यह है कि इसका मतलब यह नहीं कि भारत ने अपने टैरिफ समय समय पर कम नहीं किए, जो अब 90 और 2000 के दशक की तुलना में काफी कम है। बस बात यह है कि दूसरे देशों ने ये काम जल्दी किया। लेकिन एक कदम पीछे हटकर देखें तो क्या भारत वाकई में इतनी बड़ी मात्रा में एफडीआई आकर्षित करने की जरूरत है? निश्चित ही इसकी तेजी अभी तक अनिवार्य है। खैर, पूरी तरह से तो नहीं। आपको भारत के सामने खड़े काम की भारी भरकमता समझाने के लिए उसके विनिर्माण क्षेत्र की वैल्यू दिखाते हैं, जो है करीब 455 बिलियन डॉलर। ये एक बढ़िया नंबर है, जब तक आपको पता न चले कि चीन का वही आंकड़ा 4.9 ट्रिलियन डॉलर का था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत की विनिर्माण 8% की शानदार दर से हर साल बिना रुके अगले 30 साल तक भी बढ़ती रही और चीन पूरी तरह से स्थिर रहता है, तब भी भारत उतना बड़ा नहीं होगा। और फिर जब आप इसे ऐसे देखते हैं तो भारत की विदेशी पूंजी की जरूरत समझ में आती। यह सिर्फ एक अच्छा विकल्प नहीं बल्कि बेहद जरूरी है, खासकर जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो, जो कि एक बहुत ही पूंजी सघन कारोबार है। इसके लिए फैक्ट्री बनाने से ज्यादा सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जैसे सड़कें, पुल, रेलवे, बंदरगाह और यूटिलिटीज। ये सब महंगे उपकरण और टॉर्मेट होते हैं जिन्हें भारतीय सरकार अकेले फाइनेंस करने की आर्थिक गुंजाइश नहीं रखती, क्योंकि भारत का कर्ज जीडीपी के मुकाबले असामान्य रूप से कहीं ज्यादा है, जबकि चीन के पास इसी स्तर की विकास अवस्था में इतना कर्ज नहीं था। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत सीधे मैन्युफैक्चरिंग को छोड़कर सेवा आधारित अर्थव्यवस्था की ओर जा सकता है? पारंपरिक आर्थिक विकास के सिद्धांत मानते हैं कि अर्थव्यवस्थाएं एक ही रास्ते पर चलती है, पहले कृषि, फिर मैन्युफैक्चरिंग और आखिर में सेवाओं की ओर। लेकिन जो कुछ हमने अभी बात की उससे लगता है कि शायद भारत अपनी ही राह बना सकता है। आखिरकार भारत के पास पहले से ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अंग्रेजी बोलने वाली आबादी है, एक जीवंत टेक सेक्टर है और कई बड़ी पश्चिमी कंपनियां भी यहाँ मौजूद है। आउटसोर्सिंग में अब सिर्फ कॉल सेंटर नहीं होते, बल्कि आउटसोर्सिंग से लेकर लीगल डिपार्टमेंट तक सब कुछ इंडिया को दिया जा रहा है। आर्थिक तौर पर यह बहुत फायदेमंद दिखता है। अब इसे इस तरह से समझते हैं, टेक जायंट एप्पल को उदाहरण के तौर पर लो तो खुद अपने आईफोन नहीं बनाती, बल्कि डिजाइन, मार्केटिंग और इनोवेशन का काम करता है। असली प्रोडक्शन तो ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन को कराता है। एप्पल की मार्केट कैप लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि फॉक्सकॉन की 100 बिलियन से भी कम। रिमोट वर्किंग और वर्क फ्रॉम होम कल्चर बढ़ने के साथ ही ये ट्रेंड और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जो लोग अभी भी ऑफिस जाने के झंझट में हैं, उनके लिए ये बिल्कुल संभव है कि इंडिया सर्विसेज में वो जगह बना सकता है जो चीन ने मैन्युफैक्चरिंग में बनाई है। इंडिया का फायदा ये है कि वे एक लोकतंत्र है और चीन की सरकार के मुकाबले इसका पब्लिक इमेज भी काफी अच्छा है। लंदन हो या पेरिस या न्यूयॉर्क, यहाँ से ज्यादा संवेदनशील बिजनेस डेटा तक पहुंच पाना इंडिया के लिए कहीं ज्यादा आसान हो सकता है। लेकिन जो भी इंडिया फैसला करे उसे जल्दी करना पड़ेगा, जिससे इंडिया की जनसांख्यिकी जो कि काफी युवा है इसका फायदा उठा। चीन की तुलना में ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की पीक वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी कामकाजी उम्र के लोगों की संख्या अपने कुल आबादी के मुकाबले कब सबसे ज्यादा होगी। मतलब काम करने वाले लोगों की संख्या कुल आबादी के हिसाब से कितनी है। चीन ने यही पीक अपने उच्च विकास के दशकों के बाद यानी 2000 के शुरुआती सालों में छू लिया था, तो वही भारत 2030 तक अपनी कम पीक पर पहुंचने वाला है, जो कि कुल आबादी के चरम पर पहुंचने से काफी पहले है, जो लगभग 2060 के आसपास होगा। 2030 के बाद ज्यादा औसत जीवन काल और कम जनसंख्या प्रतिस्थापन की वजह से ये स्थिति बदलेगी। दरअसल रेट्स धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पर बोझ बनने लगेंगे, जिससे भारत के पास अपनी जनसंख्या का लाभ उठाने के लिए बहुत ही कम मौका बचेगा। नहीं तो यह मौका हाथ से निकल सकता है और भारत शायद पीछे छूट सकता है।
चाहे अब इसका मतलब और कुछ भी निकलता हो। अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। मगर जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो बनाते रहे। फिर से एक बार धन्यवाद।